अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपके लिए बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं और उसमें कुछ इंतहाई दिलचस्प और एक्सक्लूसिव मालूमात लेके आ रहे हैं। एक तो हम आज आपको बताएंगे कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मजहब का कार्ड खेलने की भी साजिश हुई, कोशिश की गई उनको अंडरमाइन करने के लिए। दूसरा हम आपको बताएंगे कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस तरह से अपने लाने वालों को बता रहे हैं कि किस तरह से तैनाती और उसका तरीक़ेकार होगा और उसका क्या प्रोसीजर कानून फॉलो करवाया जाएगा। ये भी हम आपको आज बड़ी ही दिलचस्प खबर बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो समरी में 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भेजे गए उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल था। ये भी एक एक्सक्लूसिव मालूमात है, इंटरेस्टिंग है। और ये 3 नाम कौन है, हम आपको इन तीनों लेफ्टिनेंट जनरल्स की प्रोफाइल भी बताएंगे आज। इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि जो आईएसआई का इदारा है ये क्यों इतना अहम है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस तैनाती के लिए इतना ज़्यादा डट गए हैं और एक सिविल मिलिट्री तनाज़ा क्रिएट हो गया पाकिस्तान में। क्यों ऐसा हुआ है कि ये हो गया कि एक वज़ीर-ए-आज़म जो करोड़ों लोगों का वोट लेके आता है, करोड़ों लोगों का मैंडेट रखता है, लाखों लोगों का वोट लेके आता है हुकूमत में, वो उन लाखों वोटरों पर नहीं सिर्फ एक डीजी आईएसआई के ऊपर अपनी हुकूमत के क़याम के लिए इन्हिसार कर रहा है। तो ये एक हम आपको बताएंगे कि क्यों इतना अहम है डीजी आईएसआई का ओहदा और ये क्यों इदारा इतना ताकतवर कहलाता है। ये बड़ी ही दिलचस्प और एक्सक्लूसिव मालूमात है इस तंजीम के तंजीमी ढांचे के बारे में, जो कि शायद उस तरह से नहीं पब्लिक डोमेन में होती, लेकिन आज हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे। तो जो डीजीआईएसआई जो होते हैं ये एक लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं और इनके अंडर 6 मेजर जनरल रिपोर्ट करते हैं इनको, जबकि आम तौर पे जो एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है वो जब एक कोर को हेड करता है तो उस कोर में उसके अंडर सिर्फ बतौर कोर कमांडर सिर्फ 2 मेजर जनरल्स को रिपोर्ट कर रहे होते हैं और हर मेजर जनरल के अंडर एक डिवीजन होती है आर्मी की और हर डिवीजन में 3 ब्रिगेड्स होती हैं और हर ब्रिगेड के अंदर 3 यूनिट्स होते हैं। तो एक कोर कमांडर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल को 2 मेजर जनरल रिपोर्ट करते हैं, जबकि एक डीजीआईएसआई के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल को 6 मेजर जनरल रिपोर्ट करते हैं। अगर आईएसआई के अगर आप अफरादी कुव्वत पर आ जाए तो जो बुक्स में है दर्ज कि ये एम्प्लॉय ये है आईएसआई के, तो वो तो 1.5 लाख के करीब बनते हैं और वो 1.5 लाख अगर अफरादी कुव्वत आप देख लें तो वो पाकिस्तान नेवी से भी ज्यादा बनती है। पाकिस्तान नेवी की अफरादी कुव्वत आईएसआई से कम है, जबकि बजट में भी अगर देखा जाए तो आईएसआई का जो बजट है वो पाकिस्तान नेवी से ज्यादा है, जो हुकूमत देती है उसको डिक्लेयर्ड बजट आईएसआई को। जबकि उसके अलावा आईएसआई की जो शेल कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट है वहां से जो अर्निंग्स होती हैं, जो मुख्तलिफ मजहबी और सियासी और ताजिर और दीगर तंजीमों की तरफ से जो आईएसआई को अमूमन फंडिंग की जाती है या आईएसआई के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को या आईएसआई के मुख्तलिफ ज़राए को जो फंडिंग की जाती है वो अगर मिला ली जाए इस बजट के अंदर तो शायद ये बजट नेवी और एयरफोर्स के कुल मिला के दोनों के जो बजट है उससे भी ज्यादा बजट आईएसआई का होगा। जबकि अगर आईएसआई के जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज के अलावा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ सियासतदान हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, अदाकार हैं, समाजी शोबे के लोग होते हैं, आम शहरियों में लोग होते हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारों में जो लोग होते हैं मुखबर के तौर पर, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क, जो वन टाइम इंफॉर्मेशन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर पैसे लेके काम करते हैं। एक डायरेक्टरेट एस जिसके ऊपर स्टीव कोल ने बुक भी लिखी है डायरेक्टरेट एस के नाम से, जिसको अमेरिकन्स ने आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर वो रिटायर्ड मिलिट्री के लोग होते हैं डायरेक्टरेट एस में आईएसआई के, जो ये असैसिनेशंस, हमलों और मारपीट में मुलविस होते हैं। तो वो उसके लोग भी अगर मिला लिए जाए तो ये कुल मिला के अगर ये ढांचा देखा जाए
तो ये तकरीबन 6 लाख के ऊपर अफरादी क़ुव्वत ISI की चली जाती है, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज की भी जो अफरादी क़ुव्वत है वो तकरीबन 6 लाख के करीब ही है। तो यानी कि ISI की इटसेल्फ एक पूरी फौज है, फौज के पैरेलल एक इदारा है। तो इसीलिए इसका ताकत और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि आर्मी चीफ के बाद अगर सबसे ताकतवर कोई ओहदा होता है तो वो DGI का होता है। और अगर आप देखें तो बाज वालों से आर्मी चीफ से भी ज्यादा ताकतवर होता है, आधा ओहदा होता है DGI का। इसीलिए उसका सियासी और दीगर जगह पे आपको फुटप्रिंट नजर आता है और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नजर आता है। तो इसलिए इस ओहदे की अहमियत बहुत ज्यादा है एक वज़ीर आज़म की नजर में। और आप देखिए इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, जिनके साथ उनका वर्किंग रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो चुका है, उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और उनको ट्रांसफ़र नहीं होने देना चाहते। और लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद जो हैं वो इससे पहले ISI में ही DGC रहे हैं, जो कि काउंटर इंटेलिजेंस का DG होता है, बतौर मेजर जनरल ये थे उस वक्त। और ये बहुत अहम ओहदा होता है ISI के अंदर, सबसे अहम ओहदा DGSI के बाद DGC का होता है। इसीलिए उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद जो अब DGSI हैं, इन पर PMLN मियां नवाज शरीफ और खुसूसन 2018 का इलेक्शन मैनिपुलेट करने का इल्ज़ाम लगाते रहे। एक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, उन्होंने इन पर अदलिया को इन्फ्लुएंस करने का इल्ज़ाम लगाया। और फिर DGC इसके बाद जो आए मेजर जनरल इरफान मलिक, उनके ऊपर भी मियां नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को धमकी दी कि मैं आपको मार दूंगा, स्मैश करूंगा वगैरह वगैरह, जिनको बाद में उनकी पोस्टिंग होगी। और इस वक्त DGC जो हैं वो मेजर जनरल काशिफ नज़ीर हैं। तो DGI का ओहदा इसलिए बहुत ताकतवर है। तो अब जो वज़ीर आज़म इमरान खान है, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो पोस्टिंग और ट्रांसफर्स के ऑर्डर किए थे, उसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को बताया था कि आपने 20 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देनी है बतौर कोर कमांडर पेशावर। लेकिन अब तो ये पोस्टिंग खटाई में पड़ी हुई है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान अब इसको डिले करने के लिए क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि वे 20 अक्टूबर तो कम से कम गुजार दी जाए, जो ज्वाइनिंग डेट है कोर कमांडर पेशावर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की। तो उसके लिए वो डिलेइंग टैक्टिक्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़े दिलचस्प है और ये अंदर की खबर है। कहते हैं कि पहले जब कल समरी मौसूल हुई 3 नामों की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले तो ये शर्त रखी थी कि जो समरी होगी ये आर्मी चीफ खुद लेके मेरे पास नहीं आएंगे 3 नामों की, कि मैं उनके साथ बैठ के कंसल्ट करूं। दूसरा, ये समरी GHQ वजारत दफा को भेजेगा और वजारत दफा मुझे भेजेगी, यानी कि वज़ीर आज़म ऑफिस को, और वज़ीर आज़म ऑफिस मेरे सामने रखेगा। तो जाहिर बात है लाने वालों ने भी सोचा होगा कि हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुद्ध खाने में भगवान बने बैठे हैं। तो बहरहाल वो फिर इसी तरीक़ेकार को इख्तियार किया गया। फिर वज़ीर आज़म ने एतराज़ उस समरी पे ये कर दिया कि नहीं, उनको कहीं 5 नाम भेजें, 3 नाम नहीं मुझे चाहिए। तो फिर उनको बिठा के समझाया क्या गया, हुजूर पहली बात तो ये है कि ना तो आर्मी एक्ट ना ही आईने पाकिस्तान में कहीं लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म इंतखाब करेगा DGI का और तैनात करेगा। ये कानून नहीं कहता, ये रवायत है पाकिस्तान में कि वज़ीर आज़म इंतखाब करता है। और उस रवायत के मुताबिक हमेशा आर्मी चीफ 3 नाम लेके आता है, वो वज़ीर आज़म को ब्रीफ करता है हर नाम के बारे में, उसकी प्रोफाइल के ये इस पोजीशन पर रहा है, ये इतना बेहतर ऑफिसर है, ये इतना है, ये इतना है। और फिर वज़ीर आज़म को उसकी प्रोफाइल की बुनियाद पर जो ऑफिसर पसंद आता है वो कहते हैं इसको फिर DGI बना दें। तो आप ठीक है, आपको पिछली दफ़ा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अकेले आए मुबैना तौर पर, और उन्होंने एक ही नाम प्रेजेंट किया लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का, और उस पर आपका कंसेंट लेकर चले गए। और उनका जब अनाउंस कर दिया नाम तो आप उस कंसेंट से मुकर गए। लेकिन अब आपको 3 नामों की समरी मौसूल होगी है, तो आप इन्हीं को देख के इन्हीं में से चूज करें आपको कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल बतौर DGI चाहिए। तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और अगला कार्ड खेला, और अब उन्होंने जो एक नई तारीख रकम करने का फैसला किया है, उन्होंने कहा कि मैं इन तीनों लेफ्टिनेंट जनरल्स के इंटरव्यू करूंगा।
और इंटरव्यू करके डिसाइड करूंगा कि मुझे इनमें से कौन सा DGISI के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल चाहिए। और अगर इंटरव्यू में तीनों ना क्लिक किए तो हो सकता है मैं ये तीनों नाम वापस भिजवा के नए 3 नाम मांग लूं। तो जो कि पाकिस्तान में कभी DGISI के लिए लेफ्टिनेंट जनरल्स ने जाके वज़ीर-ए-आज़म को इंटरव्यू नहीं दिए। बहरहाल अब ये जरा कह रहे हैं कि वज़ीर इमरान खान ये चाह रहे हैं। उसमें अब ये हुआ है कि जो तीनों हम आप फिर नाम बता देते हैं कि वो कौन है। तो सबसे जो जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल जो सीनियरिटी में जो भेजे गए हैं वो 27वें नंबर पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल साकिब मलिक। इनका पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक है और ये 5 अप्रैल 2025 को रिटायर होंगे। इस वक्त ये चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स हैं GHQ में, जबकि इससे पहले ये DG मिलिट्री ट्रेनिंग GHQ रहे हैं, DG रेंजर्स पंजाब रहे हैं, कमांडर FCNA रहे हैं, डिफेंस अताशी रहे हैं ये पाकिस्तान के इंडिया में, दिल्ली में पाकिस्तान की एम्बेसी में। और जब 11 का सियाचिन में जो हादसा हुआ था, जब 11 सेक्टर में पाकिस्तान के फौजियों की एक बड़ी तादाद शहीद हो गई थी बर्फानी तोदे के नीचे दब के, तो उस वक्त ये 11 के ब्रिगेड कमांडर भी थे। जबकि दूसरा नाम जो है वो सीनियरिटी लिस्ट में 26वें नंबर पर मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है और इस वक्त कोयटा के कोर कमांडर हैं, यानी कि कमांडर साउदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सुमरो। ये IGFC साउथ भी रहे हैं, DGMI भी रहे हैं, यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं, कमांडर 111 ब्रिगेड भी रहे हैं रावलपिंडी में। और ये वही 111 ब्रिगेड है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे तमाम आइनी इमारतों, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, ईवान सदर, सुप्रीम कोर्ट और इनके सिक्योरिटी भी देखती है। और हमेशा पाकिस्तान में जब भी मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उल्टा जाता है, मार्शल लगाया जाता है, तो हमेशा 111 ब्रिगेड होती है जो आके ये ऑपरेशन करती है, PTV पे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे, इन सब पे कब्जा करती है। तो ये उसके कमांडर भी रहे हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के डिफेंस अताशी भी रहे हैं वाशिंगटन में, पाकिस्तान एम्बेसी में। इन्होंने 24 नवंबर 2025 को रिटायर होना है, सॉरी 25 नवंबर 2024 को रिटायर होना है। ये सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स में। फिर जो नाम ISPR ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है DGISI के तौर पे, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चॉइस हैं, ये सीनियरिटी लिस्ट में 17वें नंबर पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, जो इस वक्त कोर कमांडर कराची हैं, जो कि 5वीं कोर कहलाती है, उसके कमांडर हैं पाकिस्तान में। इनका ताल्लुक भी पंजाब रेजिमेंट से है और इन्होंने 17 सितंबर 2023 को रिटायर होना है, सॉरी 12 सितंबर 2023 को रिटायर होना है। और ये इससे पहले कमांडर रहे हैं, इससे पहले ये IGFC नॉर्थ रहे हैं बलूचिस्तान में, कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा रहे हैं और इस वक्त कोर कमांडर कराची हैं। ये है तीसरा नाम इसमें। तो अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इन 3 नामों में से कौन सा नाम चुनते हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा ये नाम चुनना, क्योंकि अगर वो नदीम अहमद अंजुम साहब का ही नाम चुनते हैं तो फिर ये क्राइसिस क्यों क्रिएट किया गया, और फिर इसका मतलब है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही प्रिवेल किए, तो फिर ये क्यों कहा गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि आइन और कानून के मुताबिक तकर्रुर होगा DGISI का। तो आइन और कानून में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इंतखाब करेगा, अर्जुन समरी आएगी, ये तो एक रवायत है जिसको फॉलो करने का कहा गया। तो उन्होंने लेकिन आइन और कानून का लफ्ज़ यूज़ कर दिया और मतलब बड़े तरीके से कह दिया उन्होंने कि फिर पिछली तकरीर जो नदीम अहमद अंजुम साहब की थी, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो फिर गैर आइनी और गैर कानूनी थी। फिर तो अगर किसी को आप गैर आइनी और गैर कानूनी कह रहे हैं तो फिर अब आपने दोबारा कैसे तैनाती की। दूसरी तरफ अगर वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम नहीं वज़ीर-ए-आज़म चुनते और वो किसी और को DGISI बनाते हैं, तो ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए पैगाम होगा कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ और सोच रहे हैं और अब उनकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं और उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शायद अब वो रोल नहीं है। तो भी ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। फिर तीसरी चीज़ ये भी होगी कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो भी नाम चुनते हैं उसकी तैनाती कब की वो डेट देते हैं। क्या वो 15 नवंबर के दौरान की देते हैं कि उस दौरान तक वो ज्वाइनिंग दे दें DGISI के तौर पे, या वो जो जायचे में आया हुआ है कि 4 दिसंबर को आखिरी सूरज ग्रहण है साल का, उसके बाद कोई तैनाती और तब्दीली हो, उस डेट के बाद की कोई डेट देते हैं।
ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने वाला। तो इन एनी केस ये जो तमाम क्राइसिस अब क्रिएट हुआ है, ये बड़ा एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है कि कोई हल्की सी चिंगारी शोला बन सकती है और सब कुछ जला के खाकस्तर कर सकती है। ये पूरे का पूरा जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको वो बिठा सकती है। लेकिन अब एक और भी साजिश सामने आ रही है, वो है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मजहब कार्ड खेलने की साजिश भी की गई कि उनको अंडरमाइन किया जाए ताकि उनको वीक करके फिर उनको डिक्टेट किया जा सके। तो वो मजहब कार्ड क्या है? आपको मालूम है कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल थे और आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल थे, तो इनको रोकने के लिए आर्मी चीफ से उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने इनके खिलाफ कादियानी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर एक कार्ड खेला था कि ये आर्मी चीफ ना बन सकें। और लेकिन ये बाद में आर्मी चीफ बने और लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ये झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले फिर मुल्क से भाग गए और अभी कनाडा में मफरूर हैं। तो जो अब इनके खिलाफ दोबारा यही कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कालेदम जो जमात है उसके जो सरबराह हैं जो कि मज़हब कार्ड ही खेलती है, साद रिजवी, उनको अचानक से, हालांकि कोर्ट का आर्डर ठीक है मौजूद था, लेकिन एकदम से मूव हुई कि DC लाहौर ने उनके छोड़ने के आर्डर जारी कर दिए। तो वो इसलिए उनको छोड़ा जा रहा था, ज़रा ये कहते हैं कि वो बाहर आए और फिर वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ात को निशाना बनाएं और मजहब कार्ड इनके खिलाफ खेलें। लेकिन फिर उस मूव को भी भांप लिया गया और फिर फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को जो था उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो 2 रुकनी बेंच बना इस केस को देखने के लिए जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का, उन्होंने फिर इस रिहाई के अमल दरामद को रोककर लाहौर हाई कोर्ट के नजरसानी बोर्ड की बजाय लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को इसका फैसला करने के लिए मामला भेज दिया कि आप फैसला करें कि साद रिजवी को छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। तो अब जाहिर बात है लाहौर हाई कोर्ट भी वो केस सुनने में फिर फैसला करने में कुछ वक्त लेगा। फिर वो फैसला अगर वो रिहाई का ही बरकरार रखते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मजीद फिर टाइम लगेगा। तो 6-7 माह के लिए तो अब वक्ती तौर पे इसको डिले कर दिया गया है साद रिजवी की रिहाई को, लेकिन ये एक कोशिश हुई है। तो ये एक ऐसी अदम एतमाद की फ़िज़ा है इस वक्त मुल्क में कि जहाँ पर कोई भी हल्की सी मूव तमाम गेम पलट सकती है। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे, एक्सक्लूसिव स्टोरीज लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।